वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके एचएम। मैं संजय शर्मा एक बार फिर आपके सामने। कल हमने चर्चा की थी स्वर के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में हमने चर्चा की। हिंदी व्याकरण है क्या, व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किस प्रकार बनी है, व्याकरण आखिर है क्या, ऐसी बातें हमने की। फिर हमने वर्ण विचार पढ़ा, तो वर्ण में पहला टॉपिक हमने स्वर का पढ़ा। स्वर के बारे में जो बारीकी बातें होती है, छोटी छोटी बातें, वो मैंने आपको बताई। आज मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगा। देखिए, हिंदी में व्यंजन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्यंजन है क्या, किसे कहते हैं व्यंजन। तो दोस्तों, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, स्वरों की सहायता से करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो स्वर है वो तो क्या थे? स्वतंत्र थे। सीधी सी बात है, थारी त्रिया जवान जी का टब्बरो है, बान तो के का स्वर और बुढ़िया जी का लाठी का सारा चल है बेक प्रकार व्यंजन। यानी स्वर तो क्या है? थालित्री है, बाने की सहायता की जरूरत को नहीं, आप ही दौड़ता बगैर। लेकिन व्यंजन किसी प्रकार है? व्यंजन पर बुढ़ा आदमी है, जिका में कंधे की सहायता चाहिए, फिर लाठी की सहायता चाहिए, ये बेचार कौन पा बेचारा। तो वैसे ही व्यंजन है वो सहयोग चाहिए व्यंजन को। किसका? स्वरों का। स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन का प्रकार आपने किताबों में 4 प्रकार पढ़े होंगे, 5 प्रकार पढ़े होंगे, 3 प्रकार पढ़े होंगे। लेकिन एग्जाम में जब आता है, परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः व्यंजन के भेद कितने दिए जाते हैं? 3 दिए जाते हैं। पटवार एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के सही माना था वहां पे? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है उष्मीय व्यंजन। ये 3 मुख्य भेद है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। भेद कितने हैं? 3। कौन कौन सा? स्पर्श। स्पर्श का तात्पर्य, स्पर्श होता क्या है? स्पर्श होता है छूना, अंग्रेजी में होता है टच करना, वही स्पर्श है। अब स्पर्श व्यंजन जो है हिंदी में कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं? तो देखिए मित्रों, आप हिंदी में जो व्यंजनों का उच्चारण करते हो या वर्णों का उच्चारण करते हो, तो उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर जो अवयव है, ध्वनि भिन्न भिन्न भागों को टच करती रहती है, और टच करना या छूना ही क्या कहलाता है? स्पर्श करना कहलाता है। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन हिंदी में कितने हैं? 25 है। कितने? कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? 25। 25 कौन कौन से? तो देखो, कै से लेकर मैं तक। कौन से? कै से लेके मैं तक। कैसे मैं तक का मतलब समझ रहे हो? यानी कै कै ग ग ये जो भी वर्ण आते हैं कै और मैं के बीच में, सारे के सारे व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आई समझ में, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कौन से होते हैं? कै और मैं के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब अंतस्थ है। अंत है, अंत मीन्स अंदर, हस्त मीन्स जगह। यानी जिन वर्णों व्यंजनों का आप उच्चारण करते हो, उच्चारण करते समय ध्वनि अंदर की ओर खिंची हुई प्रतीत होती है, अंदर की ओर जाके टच होती है, ऐसा लगता है जैसे। तो उनकी संख्या हिंदी में कितनी होती है? 4। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। देखो, इनकी ध्वनि टच हो रही थी, क, ख, प, ठ, त, कहीं ना कहीं ध्वनि टच हो रही थी, इसलिए इनका नाम क्या रखा हमने? स्पर्श। अंतस्थ में क्या होता है? हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय अपनी ध्वनि है वो जैसे लग रही है अंदर की ओर सिकुड़ी हुई जा रही है। य, र, ल, व। 3-4 व्यंजन होते हैं, वो कौन से होते हैं? अंतस्थ है। समझ में आ रही है बात है? ध्वनि
अंदर की ओर खिंची हुई सी महसूस हो तो हम क्या समझ लेंगे कि अल्पस्थ व्यंजन है। अब कौन से बचे? उष्मीय व्यंजन। उष्मीय, उष्मा मीन्स क्या होता है? भाप। अब हिंदी में या भाप का क्या तात्पर्य भी? तो देखो दोस्तों, आप हिंदी में इन व्यंजनों का, कौन से व्यंजनों का? उष्मीय व्यंजनों का, ये भी 4 होते हैं, इनका उच्चारण करते हो तो ऐसा लगता है कि आपके मुख से कोई गर्म श्वास निकल रही हो, जैसे स, ह। 4 वर्णों में आप उच्चारण करते हो तो क्या निकलती है? एक श्वास सी निकलती है, भाप सी निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया व्याकरण शास्त्रियों ने? उष्मीय व्यंजन रख दिया। तो ये तो है मुख्य व्यंजन। इसके बाद में एक होता है संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? संयुक्त का अर्थ क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए इसका अर्थ होता क्या है, मतलब क्या है इनका। संयुक्त का मतलब क्या होता है? किन्हीं 2 व्यंजनों से किसी व्यंजन का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। किन्हीं 2 व्यंजनों से किसी व्यंजन का निर्माण होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे लिख देता हूं मैं, जैसे अक्षय है वो किससे बना है? क और श से। दोस्तों इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है, पहला जो वर्ण होता है वो हमेशा अधूरा होता है, दूसरा वर्ण वो क्या होगा? पूरा होगा। अक्षय है उसका निर्माण किससे हुआ है? क और श से हुआ है। इसी प्रकार जो त्र है इसका निर्माण किससे हुआ है? तय और रह से हुआ है। इसी प्रकार ज्ञ, ज्ञानी वाला, इसका निर्माण किससे हुआ है? जय और इ से हुआ है। इसी प्रकार श्रीमान वाला जो श्रेय जो होता है उसका निर्माण किससे हुआ है? स और र से। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से अक्षय का निर्माण किससे हुआ है? ये ऑप्शन आपको क्या मिलता है? जैसे एक ऑप्शन मिल गया क और श, एक ऑप्शन मिल गया आपको क और श, एक आपको ऑप्शन मिल गया क और श, एक ऑप्शन मिलेगा आपको क और श। निम्न में से कौन सा सही है? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो सही कौन सा होगा? सबको पता है। मैंने आपको क्या बताया? इनमें पहला व्यंजन है वो क्या होता है? हमेशा अधूरा होता है, दूसरा हुआ पूरा होता है। तो देखो ऐसा नियम कहां लग रहा है? इसमें लग रहा है। ये पहला अधूरा है और दूसरा पूरा है, तो यही सही होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये थे संयुक्त व्यंजन। अब देखो व्यंजन के और भी प्रकार होते हैं, वर्गीकरण के आधार पर व्यंजन। इसको मैं साफ कर देता हूं। तो दोस्तों अब हम व्यंजन को वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे। वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर अभी हमने व्यंजन के जो मुख्य भेद पढ़े थे कि व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब वर्गीकरण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? एक तो होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के। किसके आधार पर है? उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 8 प्रकार के भी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंठे। कौन सा? कंठे व्यंजन। कंठे व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण आप कंठों से करते हो। संस्कृत कभी आपने पढ़ी है तो संस्कृत में एक सूत्र होता है अकु विसर्जनीय कंठे नामे। अकु विसर्जनीय कंठे नामे यानी ए, आ और कै वर्ग और विसर्ग और अकु विसर्जनीय और ये अकुहु विसर्जनीय कंठ नामे यानी ए, आ,
कैवर्ग, कैवर्ग का मतलब क्या पूरा आ जाएगा अभी, और विसर्ग और ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। दूसरा तालव्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? तालव्य। तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? संस्कृत में एक सूत्र है इच्छु शयनाम तालु, इच्छु शयनाम तालु, यानी इच्छु शयनाम ई चैवर्ग और शय, सूत्र क्या है? इच्छु शयनाम तालु, ये सूत्र है। ई आ गया, चैवर्ग आया, शैवर्ग आया और ये, तो इसमें गलत लिख दिया, फिर हमने ये यहां आएगा ये इच्छु शयनाम तालु। तो तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगी? ई आ जाएगा, चैवर्ग पूरा पूरा आ जाएगा, पहला स आ जाएगा, पहला स बोलते हैं तालु स को, इसीलिए बोलते हैं तालु स इसको। तो ये है तालव्य व्यंजन। अब 3 नंबर जो व्यंजन पढ़ेंगे हम, कौन सा पढ़ेंगे? मूर्धन्य व्यंजन। संक्षेप में बता रहा हूं थोड़ा, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में क्या होता है? संस्कृत में भी एक सूत्र है ऋटुरसयनाम मूर्धा, ऋटुरसयनाम मूर्धा, यानी री टैवर्ग रे और दूसरा से, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ऋटुरसयनाम मूर्धा, री टैवर्ग पूरा आ जाएगा, रे आ जाएगा, से आ जाएगा, और इनका उच्चारण स्थान हम क्या बताएंगे? मूर्धन्य बताएंगे। मूर्धन्य व्यंजन मूर्धा हो जाएगा। एक व्यंजन होता है लृतुल दंता, दंते व्यंजन। कौन से व्यंजन? दंते व्यंजन। दंते व्यंजन कौन से होते हैं? फिर एक सूत्र है लृतुलशानाम दंता, के लृतुलशानाम दंता, यानी लृ तैवर्ग और तीसरा से, तैवर्ग तैसा पूरा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है दंत व्यंजन कौन सा होता है? लय होता है, तय होता है, थ द होता है, स होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। फिर 5 नंबर कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर में लिख देंगे औष्ठ्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन? औष्ठ्य व्यंजन। औष्ठ्य व्यंजन के लिए फिर एक सूत्र है उपपद्य मान्य धामनो औष्टो, यानी ऊ और पैवर्ग, सारे आ जाएंगे, आपको पता ही है। तो ऊ का और पैवर्ग का पूर्व का उच्चारण स्थान क्या होता है? होठ होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? औष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। समझ आ रही है बात? देखिए कंठ्य व्यंजन कौन से है? जो कंठ से बोले जाते हैं, यानी ध्वनि जिनकी क ख ग ध्वनि कहां से निकल रही है? कंठ से निकल रही है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? कंठ्य। तालव्य ध्वनि कहां से निकल रही है? ई च तालव्य से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इनका नाम ही क्या रख दिया? तालव्य व्यंजन। मूर्धन्य, मूर्धन्य किसे कहते हैं? ध्वनि मूर्धा से टच होती है। देखो मूर्धा किसे कहते हैं? पता ना सबको? दांतों के ऊपर जो मुसोड़े होते हैं उसे हम मूर्धा मूर्धा कहेंगे। देखो री ध्वनि कहां टच हो रही है? मूर्धा पे ट ठ ड, ध्वनि जहां टच होती है वही क्या होता है? उसका स्थान माना जाता है, इसलिए इनका नाम क्या कर दिया हमने? मूर्धन्य व्यंजन। दंते, ध्वनि दंतों से टच हो रही है, और इनका सूत्र हमने पढ़ा लृतुलशानाम दंता, तय थ द, ध्वनि जब दंतों से टच हो रही है आके, तो इसलिए इनका नाम क्या कर दिया? दंते। औष्ठ्य अब होठों से होगी, प फ ब उ, ध्वनि जहां से ही ध्वनि उच्चारित हो रही है वही उसका क्या होता है? उच्चारण स्थान हो रहा है। अब 6 नंबर कंठ तालु। क्या है? कंठ तालु। कंठ तालु व्यंजन कौन से होते हैं? तो एदेतो कंठ तालु। क्या? एदेतो कंठ तालु, यानी ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु दोनों है। इसी प्रकार 7 नंबर कंठ और होठ, कंठोष्ठ बोलते हैं इनको। क्या होते हैं? कंठ और ओष्ठ, पूरा नाम क्या होता है? कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ। और इनको क्या कहते हैं? ओदोतु कंठ तालु। ठीक, कंठ और तालु, ए ऐ
ए ऐ कंठ और तालु दोनों का सहयोग जहां लेना पड़ता है वो कौन से व्यंजन होते हैं? कंठ तालु यानी कंठ तालु लगे व्यंजन। कंठ और ओठ दोनों का सहयोग रहेगा वो कौन से हो जाएंगे? कंठोष्ठ हो जाएंगे। और इसमें कौन से आते हैं? ओ और औ आता है। तो ये है कंठोष्ठ व्यंजन। अब 8वां कौन सा है? इनको साफ कर देते हैं। तो दोस्तों इनमें किसी प्रकार की आपको समस्या लग रही है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दें, या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल हमें बताने का कष्ट करें। हम आपको और सरलता से बताएंगे, इनके सूत्र भी लिखकर बता देंगे। मैं सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझ में आ जाएंगे, नॉर्मल बातें हैं और वैसे ये सामान्य बातें हैं, सब सीखते भी हैं, सब जानते भी हैं आप लोग। अब इनको मैं साफ करके आगे से शुरू करता हूं। तो 8 नंबर कौन सा? 8 नंबर। 8 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? यम गण नाम 8 नंबर क्या है? यम गण नाम नासिका। यम गण नाम नासिका, इसका मतलब क्या है? यानी जो 5वां वर्ण है, 5वां वर्ण है वो कहां से बोला जाता है? नासिका से बोला जाता है। साथ में नासिका से लेना पड़ता है, इसलिए इनको कौन सा व्यंजन कहते हैं? नासिका, नासिके व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिके। किसी भी वर्णमाला का जो 5वां वर्ण है वो नासिक व्यंजन है। कई बार इनका क्रम पूछा जाता है कि क्रम से लिखो जी। अब अपन क्या करते हैं? क्रम देखते हैं कि चय का अंतिम कौन सा है? ये ओ लिखा पहले, टय का अंतिम कौन है? सॉरी पहले ये लिखेंगे अड़ है, फिर ये लिखा, फिर टय को कौन सा वर्ण है? इस तरह ये क्रम नहीं होता है। क्रम यही होता है इसका, पहले कौन आएगा? ये आएगा, बाद में कौन आएगा? ये अड़ आएगा, बाद में कौन आएगा? अणे आएगा, बाद में कौन आएगा? नया आएगा, बाद में कौन आएगा? मैं आएगा। ये इसका क्रम होता है। कई बार पूछा गया परीक्षा में कि नासिक के व्यंजनों को क्रम से लिखिए, तो क्रम आप ये लिखोगे से ये होता है। तो ये थे उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी में 8 प्रकार व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 8 प्रकार से। मुख्य 8 ही होते हैं, वैसे और भी बताते लोग, जीवामूलम भी बताते हैं। जीवामूलम, जीवामूलम में कौन आता है? वह आ जाता है, नहीं सॉरी, जीवामूलम में तो कौन है? ये इस तरह से आपको चिन्ह मिलता है कै का और इस तरह से कै का, इनको हम क्या बताते हैं? जीवामूलम कहते हैं। तो ये 8 है वो मुख्य, अपने ध्यान देना कितने होते हैं? मुख्य 8 ही होते हैं, इन पे ध्यान देना है। मित्रों आपने अभी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन की भेद पढ़े, उच्चारण स्थान के आधार पर आपने 8 भेद पढ़े हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर देखिए, प्रयत्न के आधार पर कैसे? मतलब आपने एक तो उच्चारण जहां से आपका उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर आपने उच्चारण बता दिया। अब व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए जो आपको प्रयास करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न के आधार पर। इसको हमने बांटा है एक तो कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। एक हमने बांटा है प्राणवायु या श्वास वायु, एक ही बात है, प्राणवायु के आधार पर। तीसरा वैसे हमने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा है, लेकिन एक उच्चारण के आधार पर और इसका भेद होता है। कुछ बातें तो वही है, कुछ चीजें अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर था, एक उच्चारण के आधार पर और इसका डिवाइडेशन कर रखा है हमने। प्रयत्न के आधार पर जो भेद पढ़े उसमें तीसरा भेद ये आता है। लेकिन हमने अभी जो उच्चारण स्थान के आधार पर भेद पढ़े थे 8 प्रकार के, उनमें कुछ चीजें तो आ गई है लेकिन कुछ चीज छूट गई है, वो इसमें आ जाती है। फिर अब मैं आपको बताऊं 1 नंबर कंपन के आधार पर। हम पढ़ेंगे कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर।
कंपन के आधार पर क्या होता है कि आप हिंदी में जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण करते हो तो किसी में कंपन कम होता है, किसी में अधिक होता है, उसके आधार पर हिंदी में इनको अलग से डिवाइडेशन कर दिया। कंपन के आधार हिंदी में जो इसका भेद क्या वो क्या क्या है, एक तो होते हैं घोष व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? घोष व्यंजन। एक होता है अघोष व्यंजन, घोष और अघोष। घोष का मतलब क्या होता है? नाद होता है, नाद। यानी जिन व्यंजनों का आप उच्चारण करते हो, जिन व्यंजनों का आप उच्चारण करते हो और उच्चारण करते समय आपकी स्वतंत्रियों में कंपन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? घोष। और कंपन नहीं होता तो हम क्या कहेंगे? अघोष। तो इनको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। घोष व्यंजन में कौन से व्यंजन आ जाते हैं? देखो, ध्वनि ज्यादा कंपित कहां होती है? किसी भी वर्ग का आप तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जब उच्चारित करते हो तो आपकी ध्वनि जो होती है उसमें थोड़ा भारीपन हो जाता है, ध्वनि थोड़ी गूंजने लग जाती है। जैसे आपने पढ़ा क, ख, ग, घ, घ, र, लास्ट में जो ध्वनि होती है उसमें क्या होता है? कंपन महसूस होता है। और इसके आधार पर इनको क्या रख दिया? ये घोष व्यंजन होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष व्यंजन होता है। लेकिन मित्रों ये भी ध्यान रखना है, ये कहां तक, ये नियम लागू कहां तक है? ये नियम स्पर्श व्यंजन जो हमने पढ़े थे ना 25, वहीं तक लागू है। आगे वाली जो लाइन यार और सेवन में ये नियम लागू नहीं होता है। वो एक लाइन पूरी की पूरी कंपन में आएगी और एक पूरी की पूरी घोष में, सॉरी, और एक पूरी अघोष में आएगी। तो उसके हम बाद में बात करेंगे। अब अघोष व्यंजन, अघोष कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा। अब आपसे कोई पूछे भी कौन सा व्यंजन है, तो आप देखो पहला दूसरा में पहले क्या हो जाएगी? अघोष। अपन पूछ ले फै कौन सा व्यंजन है, तो कौन सा व्यंजन है? फै, दूसरा है तो ये क्या है? अघोष। आपसे पूछ ले भी द कौन सा व्यंजन है? द, तो क्या कहोगे? तीसरा, चौथा, पांचवा और द तीसरे नंबर पर आता है तो ये भी क्या हो गया? घोष। रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है? घोष। पहला, दूसरा होता है वो क्या होता है? अघोष। समझ आ रही है? अब एक लाइन तो पूरी य र ल वाली लाइन है, य र ल व, और एक श वाली है। इनमें एक लाइन तो क्या हो जाएगी? घोष और एक पूरी की पूरी अघोष। अब देखो ध्वनि कहां कंपित हो रही है? यदि य र ल में तो य र ल घोष है और श में उच्चारण देखो य र ल व, अरे हमने पढ़ा स, कंपन कौन से में हुआ? तो य र ल वाली में हुआ। तो य र ल का क्या होता है? इसका इसमें य र ल इसमें हो जाएंगे घोष व्यंजन। अब बचा कौन? स, तो स ये किस में आ जाएंगे? अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। आई समझ बात? इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर फिर दो भेद हैं। कौन से? एक तो अलग प्राण, एक होता है महाप्राण। अलग प्राण, अलग मीन्स थोड़ा होता है, महा मीन्स ज्यादा होता है। अलग प्राण कौन से होते हैं? जहां श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम अलग प्राण कहते हैं, और जहां श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब देखिए, आप अलग प्राण में किसी भी वर्ग को आप पढ़ते हो, पढ़ते समय आप ध्वनि जहां कम निकल रही है तो आपने पढ़ा जैसे क, फिर पढ़ा आपने ख, फिर ग, फिर घ, फिर अड़। अब देखो ध्वनि का जोर कहां ज्यादा पड़ रहा है? जहां ज्यादा जोर पड़ेगा वो महाप्राण हो जाएगा, कम जोर पड़ेगा वहां अलग प्राण। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या होता है? अलग प्राण होता है। क्यों? क, ख, ग, घ, अड़, इस तरह से बोलते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन तो क्या होगा? अलग प्राण। अब देखो ध्वनि ज्यादा जोर किसमें पड़ा? ख पे पड़ा और घ पे पड़ा।
दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। सरल सी बात है, पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अलप्राण, दूसरा चौथा व्यंजन महाप्राण। अब एक लाइन जो है पूरी में, मैंने कहा ना ये जो लाइन है अलग से रहेंगी, ये एक लाइन पूरी अलप्राण में आएगी, एक महाप्राण में आएगी। कौन सी लाइन हम अलप्राण में ले बताओ? देखो ध्वनि यहां तो कंपन वाली ध्वनि लेनी थी, यहां ज्यादा श्वास वायु बाहर निकल रही हो तो महाप्राण हो जाएंगे। तो श्वास वायु ज्यादा कहां निकल रही है? इसमें निकल रही है स, तो महाप्राण में कौन से आएंगे? ये स आ जाएगा। और अलप्राण में कौन आएगा? ये लघु आ जाएगा, ये र ल और व। यानी श्वास वायु बाहर ज्यादा निकल रही है तो महाप्राण, श्वास वायु कम निकल रही है तो अलप्राण। तो ये होते हैं अलप्राण और महाप्राण। अब आपसे कोई पूछ ले भी घोष व्यंजन कौन से होते हैं? सरल सी बात है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है। अघोष कौन सा होता है? बोलो पहला दूसरा अघोष होता है। आपसे पूछ ये और शेष में कौन सी लाइन घोष व्यंजन है? तो सीधी सी बात है, घोष व्यंजन तो कौन सा हो जाएगी? अघोष कौन से हो जाएगी? शेष है। यहाँ अलप्राण कौन से होते हैं? बोलो सांस कम निकलती है अलप्राण, ज्यादा निकलती है महाप्राण। तो पहला तीसरा पांचवा क्या है? अलप्राण। दूसरा चौथा क्या है? महाप्राण। एक लाइन पूरी आपको मैंने बताया, ये जो है पूरी क्या हो जाएगी? अलप्राण, और शेष ऐसा है वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। तो ये होते हैं कंपन के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। आपने इसको पढ़ा था उच्चारण स्थान, अब एक है उच्चारण के आधार पर। ये अभी हमने उच्चारण के आधार पर अभी हमने जो पढ़ा था कि वर्गीकरण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं। दो प्रकार कौन कौन से? एक तो आपको मैंने बताया उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक प्रियतन के आधार पर। प्रियतन के आधार पर फिर हमने तीन प्रकार पढ़े। कौन कौन से पढ़े हैं? एक नंबर तो कौन सा पढ़ा है? कंपन के आधार पर। एक हमने पढ़ा है प्राणवायु के आधार पर, और तीसरा है उच्चारण के आधार पर। इसमें क्या होता है? एक नंबर होता है स्पर्शी। एक तो हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, लेकिन यहां पे स्पर्शी व्यंजन है। इसमें कितने व्यंजन आते हैं? इसमें एक तो अपनी कै वाली लाइन है वो आती है, कै 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 कै, अंतिम वर्ण नहीं आता है। एक इसमें ट वाली लाइन है, ट ठ ड है, अणा वाला नहीं आता इसमें। एक इसमें आता है त थ द, और एक आता है प फ ब भ। यानी 16 वर्ण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पर्श होते हैं। स्पर्श व्यंजन वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। ध्यान रखना भी, स्पर्श व्यंजन वो कितने होते हैं? 25, और स्पर्श कितने होते हैं? 16 होते हैं। यानी क ख ग घ, ध्यान लिखना चाहो तो लिख लो आप, जरूरी नहीं है वैसे। ट ठ ड, ठ ड और ढ, थ द और ध, फ ब और भ। ये जो व्यंजन है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको स्पर्श व्यंजन 25 तक, लेकिन स्पर्शी व्यंजन ये होते हैं 16। इसके बाद में एक व्यंजन होता है संघर्षी। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन देखो, आप व्यंजनों का उच्चारण करते हो तो आपकी स्वर तंत्रियां जो है बाहर निकलती है। स्वर तंत्रियों से उच्चारित ध्वनि, तो उच्चारण ध्वनि घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, और जब घर्षण करती हुई बाहर निकलती है आप क्या होगा? संघर्षी। और घर्षण करती हुई ध्वनि कौन सी निकलती है बताओ? नहीं पता? ध्वनि रगड़ खाती हुई बाहर आती है। जब ध्वनि रगड़ खाती हुई बाहर आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? संघर्षी। और इसके अंतर्गत आएगा स है। ये जो व्यंजन है वो क्या है? संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद में एक होता है स्पर्श संघर्षी। कौन सा होता है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में कौन से होते हैं? होता है तो संघर्षी और ये भी संघर्षी, लेकिन अंतर क्या है? यहां तो ध्वनि घर्षण करती हुई निकलती थी, यहां पर क्या होता है? हम क्या करते हैं? एक बार ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ध्वनि एक बार चिपक जाती है और फिर बाहर निकलती है। यानी टच करके ध्वनि पहले चिपकती है और फिर धक्के से छूटती है और फिर बाहर निकलती है। इस प्रकार की ध्वनि को आप क्या कहोगे? स्पर्श संघर्षी। और इसके अंतर्गत कौन से आएंगे? इसके अंतर्गत आएंगे च, छ, ज, झ। तो ये कौन से व्यंजन है? ये व्यंजन है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके बाद में कौन से व्यंजन आते हैं? इसके बाद में एक व्यंजन होता है उत्क्षेपित व्यंजन।
कौन सा व्यंजन? उत्क्षेपित व्यंजन। हिंदी में उत्क्षेपित का अर्थ क्या होता है? फेंकना। उत्क्षेपित मीन्स क्या होता है? फेंकना होता है। फेंकना क्या है? अभी व्यंजन हम पकड़े फेंक दिया थोड़ी है, नहीं फेंका जाता ना। तो इनमें होता क्या है, आप उत्क्षेपित व्यंजन है उनका उच्चारण करते हो तो आप पहले आपकी जीवा आगे से मुड़ती है, तालु की तरफ जाती है, आगे से मुड़कर फिर ध्वनि को धक्का देती है। जैसे ढ ढ, ध्वनि को जब धकेला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। तो ड और ढ वो किसके अंतर्गत आता है? उत्क्षेपित व्यंजन के अंतर्गत आता है। एक होता है परकंपित। क्या नाम है भी? परकंपित। और हिंदी में परकंपित का मतलब है कंपन पैदा करना। वैसे तो हमने कई व्यंजन पढ़े थे कंपन वाले, लेकिन एक अपना विशेष महत्व तो जो हिंदी वर्णमाला में रखता है, जो सबसे ज्यादा कंपन करता है, और सबसे ज्यादा कंपन कौन सा व्यंजन करता है? र व्यंजन। र का आप उच्चारण करते हो तो स्वर तंत्रियों में सबसे ज्यादा कंपन कौन करता है? र ही करता है। इसलिए र को हम क्या कहते हैं? परकंपित व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में एक व्यंजन होता है पार्श्विक व्यंजन। तो 6 नंबर में आपको बताता हूं पार्श्विक। कौन सा? पार्श्विक। पार्श्विक का हिंदी में अर्थ क्या होता है? पास पास। क्या होता है? पास पास। देखिए दोस्तों, आप हिंदी में एक व्यंजन ऐसा है जिसका आप उच्चारण करोगे, पार्श्विक व्यंजन का आप उच्चारण करोगे तो एक बार क्या होता है, आपकी जीवा ऊपर की ओर जाती है, जीवा ऊपर की ओर जाती है, दोनों जो साइडें हैं वहां से जगह खाली रह जाती है और ध्वनि वहां से क्रॉस करती बाहर निकलती है। तो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत एक ही व्यंजन आता है, वो व्यंजन कौन सा है? ल। कौन सा व्यंजन है? ल। तो आपसे पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन तो आप क्या बताओगे? ल। ल का उच्चारण करते हो तो ध्वनि दोनों तरफ से निकलती है, बगल से, जीभ के बगल से ध्वनि निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा है? पार्श्विक व्यंजन। अब 7 नंबर में वही व्यंजन आ जाएंगे, कौन से? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन के अंतर्गत कौन से व्यंजन आ जाते हैं? नासिक के अंतर्गत आ जाते हैं वही पहले वाली बात, ये अड़े अड़े न और मैं, इनका कर्म यही है। नासिक के व्यंजनों का कर्म क्या है? यही है। यम गण नाम नासिका, वही चीज है नासिक के व्यंजन। और 8वां होता है संघर्षहीन। क्या है? संघर्षहीन। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। आपसे पूछा जाए अर्धस्वर किन्हें कहते हैं, या पूछा जाए संघर्षहीन। संघर्षहीन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय किसी प्रकार का व्यवधान या अर्धस्वर व्यंजन। तो दोस्तों देखिए, संघर्षहीन या अर्धस्वर व्यंजन कौन से होते हैं? बिना किसी संघर्ष के जो ध्वनि उच्चारित की जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे? संघर्षहीन या अर्धस्वर व्यंजन कहेंगे। और इनकी संख्या 2 होती है, यह और वह। तो ये थी व्यंजन की कहानी। तो अब आपसे कोई पूछे व्यंजन मुख्यतः कितने होते हैं, तो व्यंजन की संख्या आपको मैंने बताई 33 होती है। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? मुख्य भेद आपको मैंने 3 बताए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। फिर हमने वर्गीकरण के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़े। तो हमने एक पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर भी हमने 8 पढ़ा, प्रयत्न के आधार पर हमने 3 भेद पढ़े, एक कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर और तीसरा फिर उच्चारण के आधार पर। वो तो उच्चारण के आधार पर फिर हमने 8 प्रकार के भेद पढ़े हैं। इस प्रकार ये व्यंजन की कहानी थी। तो व्यंजन की कहानी खत्म होती है दोस्तों। अब आपको कोई और सुझाव हो आपका तो आपका स्वागत है सुझाव में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और किसी प्रकार का आपको सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।